आज अपना क्वेश्चन है कि दो आवेश हैं 4 गुना 10 की घात -9 और दूसरा है -3 गुना 10 की घात -9 जिनके बीच की दूरी देखिए 0.1 मीटर। तो अपने को इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, यानी इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाएगी उन आवेशों के उस रेखा के ऊपर ऐसे बिंदु की जगह अपने ज्ञात करनी है कि कहां पे होना चाहिए वो बिंदु जिस पर विभव का मान कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं स्थिति देखूं तो मेरे पास दो बिंदु है, एक ए जिसका मान है 4 गुना 10 की घात -9 कूलम, दूसरा बिंदु है बी जिसका मान है -3 गुना 10 की घात -9 कूलम। तो अपने को कोई सा भी एक बिंदु ऐसा देखना है जिस पर विभव का मान क्या हो, 0, और वो होना चाहिए इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये अगर देखो कि ये मैंने माना Q1 जो किसका है, प्लस का, और ये जो Q2 है वो किसका दे रखा है, माइनस। ठीक है, तो अपने को अगर विभव 0 करना है तो विभव अगर अपने बात करें तो विभव राशि होती है अदिश, और अदिश राशि का लिए अगर कुल 0 करना है तो एक प्लस का और एक है माइनस का। यानी अगर मैं कोई सा भी बिंदु मान लो P है जिस पर विभव का मान कितना करना है, 0 करना है, तो बिंदु P के लिए होना चाहिए एक तो बिंदु P पर किसके कारण विभव A के कारण, और प्लस में बिंदु P पर किसके कारण विभव B के कारण कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब एक प्लस का और दूसरा क्या हो, माइनस का। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई सी भी सदिश राशि नहीं, अगर सदिश राशि होती तो इसकी दिशा विपरीत होने के कारण क्या हो जाता, कट जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों कैसी राशि है, अदिश, तो यानी ये होना चाहिए। और ये तब संभव है जब ये कह सकता हूँ कि VPA का मान बराबर हो किसके, VPB के, लेकिन हो वो किसका, माइनस। ठीक है, यानी ये प्लस का और एक किसका हो, माइनस का। तो अगर अपने बिंदु के कारण देखें तो बिंदु के कारण विभव कितना लिखा था, Q/R, यानी वहां पे किसका वैल्यू रखा था, Q का। तो Q अगर प्लस का रखा तो V किसका आएगा, प्लस का, और Q अगर माइनस का रखा तो V किसका आएगा, माइनस का। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक चीज ये बोल सकता हूँ भी A के कारण जो विभव आएगा वो तो आएगा प्लस का, और B के कारण जो विभव आएगा वो किसका आएगा, माइनस। ठीक है, और दोनों को जोड़ने के बाद कुल कितना होना चाहिए, 0। अब अपने को ये देखना है कि बिंदु P की स्थिति क्या क्या हो सकती है। हो सकता है जोड़ने वाली रेखा पर बिंदु P यहाँ पे हो और इनके मध्य की दूरी है 0.1 मीटर। हो सकता है बिंदु P यहाँ कहीं है बीच में, हो सकता है बिंदु P यहाँ जिसपे विभव का मान कितना हो, 0। तो अपने पास 3 संभावनाएं है P की होने की, बीच साइड भी हो सकता है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब इनमें से अपने को वो संभावनाएं देखनी है जो अपने काम की है। ठीक है, जिस पर विभव का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। उसके लिए अपने को थोड़ा सा ये चीज सोचनी पड़ेगी भी कुल विभव को 0 करने के लिए जितना विभव A के कारण आना चाहिए उतना ही विभव किसके कारण आना चाहिए, B के कारण। तो इन दोनों चीजों में अगर मैं गौर करूं तो Q1 का वैल्यू जाता है किससे, Q2 से। सिर्फ अगर मान की बात करूं तो Q1 का वैल्यू है 4 और Q2 का वैल्यू कितना है, 3। यानी Q1 का वैल्यू ज्यादा, Q2 का वैल्यू क्या है, कम है। और V अगर देखो तो V लिखते हैं अपने KQ/R, यानी जितना ज्यादा Q उतना ही ज्यादा क्या आएगा, V। ठीक है, कब, जब R का मान क्या हो, नियत। मुझे एक काम करना है, मुझे A के कारण आने वाला विभव और B के कारण आने वाले विभव, दोनों के विभव को बराबर करना है। तो दोनों के विभव को बराबर करने का मतलब ये है भी Q1 अगर V के मान को बढ़ा रहा है तो R मुझे इस तरीके से रखना पड़ेगा वो V के मान को क्या करते हैं, घटा दे। ठीक है, यानी Q के कारण जितना मान बढ़ता है उतना मान R के कारण क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से जितना Q के कारण मान घट रहा है उतना ही R के कारण मान क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने को दोनों के मान क्या करने, बराबर। यानी Q1 जितना ज्यादा V को बढ़ाएगा उससे उसका R उतना ही क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। यानी R उसके E के मान, V के मान को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। अब R V के मान को कब घटाएगा, जब R का मान क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि V है वो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी एक चीज ये बोल सकता हूं कि जिसका Q ज्यादा है, Q ज्यादा होने के कारण V क्या होगा, ज्यादा। तो मेरे को उसको क्या करना है, कम करना है, तो R का मान क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बेसिक कंसेप्ट लगाना है भी अगर Q ज्यादा है तो उससे R का मान भी क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा, ताकि ज्यादा Q के मान को R वो नेग्लेक्ट कर सके, यानी V के मान को अपने कहीं ना कहीं क्या कर सके, बराबर कर सके। इसलिए जितना ज्यादा आवेश उससे दूरी भी उतनी ज्यादा।
और जितना कम आवेश उससे दूरी भी उतनी कम, क्योंकि मुझे अगर Q कम है तो V का मान कम आएगा, और V का मान कम है तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना, जिसके लिए मुझे R को क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि क्या है, व्युत्क्रम मान पाती है। इसलिए अपने को ये ध्यान रखनी है कि अगर मैं ये लिखूं कि Q1 का वैल्यू ज्यादा है किससे, Q2 से, तो R1 का वैल्यू कम होना चाहिए किससे, R2 से, ताकि आवेश का जो प्रभाव उसको क्या कर सके, नगण्य कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अपने को यूज में लेनी। तो ये कंसेप्ट जिन जिन बिंदुओं के लिए लगता है वो बिंदु अपने को रखने हैं, और जिनके लिए ये लागू नहीं होता उस बिंदु को क्या कर देना है, हटा देना। ठीक है, तो पहले इस बिंदु के लिए बात करो। इस बिंदु के लिए Q1 ये है, Q2 ये, तो Q1 ये है, तो इस Q1 से इसकी दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जबकि इसके अंदर देखो तो Q1 से दूरी तो कम है और Q2 से दूरी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इस बिंदु की स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए इस P को हटा दो। ठीक है, क्योंकि ये A से तो दूरी कम रख रहा है, जबकि A से दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके लिए, ठीक है, बिंदु B के लिए, बिंदु B के लिए अगर देखूं तो बिंदु B के लिए Q2 है। ठीक है, तो बिंदु B अगर मैं देखूं तो बिंदु B के पास में कौन सा बिंदु है, P है। ठीक है, तो ये वैल्यू कम है और उससे दूरी भी क्या है, कम है। ये वैल्यू ज्यादा है, इससे दूरी भी क्या है, ज्यादा है। तो ये अपने जो कंडीशन बनाई थी उसमें क्या करता है, पूरी तरीके से सेट बैठता है। ठीक है, और अगर मैं इस बिंदु P के लिए बात करूं तो ये बिंदु P तो संभव है, यानी VP1 कितना हो सकता है, 0। इस बिंदु की बात करूं तो ये दोनों के बीच में आ रहा है, और ये B के तो क्या होना चाहिए, पास, और A से क्या होना चाहिए, दूर, क्योंकि A का मान क्या है, ज्यादा। इसलिए जितना ज्यादा आवेश उससे दूरी भी उतनी ज्यादा, और जितना कम आवेश उससे दूरी भी उतनी कम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे बिंदु P की दो स्थितियां मिल सकती है, एक बिंदु P1 के लिए और एक बिंदु P2 के लिए। तो पहले मैं बात कर रहा हूं जैसे P2 के लिए, तो ये दूरी मैंने कितनी मान ली, x, तो ये कितनी बची फिर 0.1 माइनस x। तो मैं पहले कर रहा हूं VP2 कितना 0, और VP2 0 के होने के लिए कितना होना चाहिए, VP2 पर पहले किसके कारण, A के कारण, और प्लस में VP2 पर किसके कारण, B के कारण वैल्यू कितनी 0, तो इनका वैल्यू रखो। तो VP2A K Q कितना आएगा, Q1 बटे में x वर्ग, प्लस में P2 पर किसके कारण, B के कारण, B से दूरी कितनी है, ये लिख सकता हूं K, इसका वैल्यू है Q2, और बटे में कितना 0.1 माइनस x, किसके इक्वल आना चाहिए, 0, तो इनका वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं K Q1 का वैल्यू कितना है, 4 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटे में कितना x, प्लस में K ये कितना माइनस का आ गया। ठीक है, 3 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटे में कितना 0.1 माइनस x इक्वल टू किसके 0 के, उसको उस साइड ले जाओ तो ये बचेगा k गुना 4 गुना 10 की घात माइनस 9 बटे x इक्वल टू हो गया k इंटू 3 गुना 10 की घात माइनस 9 बटे में 0.1 माइनस x। तो ये अगर k से k तो ये बच गया 4 बटे x बराबर 3 बटे 0.1 माइनस x। इसको सोल्व कर लो, 4 इंटू 0.1 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 3x। ये हो गया अपने पास 0.4 माइनस 4x इक्वल टू कितना 3x। उसको उस साइड लेके जाओ, 0.4 इक्वल टू कितने 7x, तो x का वैल्यू आ गया 0.4/7 मीटर। कहां से, कौन से बिंदु से, A बिंदु से। तो P1 P2 की तो स्थिति आ गई। इसी तरीके से कौन सा बिंदु दूसरा मानना आपने, VP1, वो भी कितना 0। VP1 0 कब हो सकता है, जब ये लिख लूं VP1 पर किसके कारण, A के कारण, और प्लस में VP1 पर किसके कारण, B के कारण कितना हो 0। तो इसका वैल्यू रख दो, ये बन गया KQ1, और बटे में KQ1 का वैल्यू कितना है 4 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटे में A से अगर मैं दूरी मानूं तो मैंने A से दूरी कितनी मान ली, मान लो x। ठीक है, सॉरी, अगर मैं B से दूरी कितनी मान लूं x, तो A से दूरी कितनी होगी, A से दूरी ये नहीं होगा कि 0.1 प्लस x, ये अगर x है तो ये टोटल कितनी होगी 0.1, तो ये नहीं, और प्लस में क्या लिखा x। तो अगर बिंदु A से बात करूं इससे, तो उससे दूरी कितनी है 0.1 प्लस x। ये दूसरा माइनस का होगा क्योंकि 3 है, माइनस का है, 3 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटे में इसकी दूरी कितनी है x किसके बराबर हो 0 के, तो उसको उस साइड ले लो। ये अपने पास बच गया k गुना 4 गुना 10 की घात माइनस 9 बटे 0.1 प्लस x इक्वल टू आ गया k गुना 3 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटे में x, तो 10 की घात माइनस 9 k से k, तो ये कितना 4
बटे 0.1 प्लस एक्स इक्वल टू 3 बटे एक्स। तो इनको गुना करके दिया गया 4x बराबर 0.3 प्लस 3x, ये इधर गुना होना, तो इसको इधर लेके आओ तो 4x 3x इधर लेके आओ, कितना बचा सिर्फ x बराबर कितना 0.3। ठीक है, तो इस आधार पे अपने दो, इसमें बस बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान रखना है, जिस बिंदु पर विभव का मान शून्य करना है उसके लिए ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जिसका आवेश का मान ज्यादा हो उससे दूरी भी क्या हो ज्यादा, और जिस बिंदु के लिए आवेश का मान कम हो। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनको चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया, ये डायग्राम देखा है, और उसके अंदर जो दो बिंदु है ए और बी जिनका विभव देखा है वीए व वीपी, तो अपने को ये ज्ञात करना है कि वीए माइनस वीपी क्या होगा। ठीक है, तो एक तो बिंदु ए का विभव ज्ञात करना और दूसरा बिंदु बी का। तो अगर बिंदु ए पर विभव की बात हो तो बिंदु ए के लिए कितने आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो बिंदु ए पर दो विभव आ सकते हैं, एक तो प्लस क्यू और बटे में आर कितना है ए, दूसरा विभव कौन से कारण माइनस क्यू, लेकिन ये है माइनस क्यू, और बटे में दूरी कितनी है आर प्लस ए, तो ये अपने पास हो गया के क्यू बटे ए माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए। इसी तरह अगर मैं वीपी की बात करूं तो बिंदु बी पर भी कितनों के कारण विभव आएगा, दो के कारण, तो इसको ये लिख सकता हूं के क्यू ए प्लस क्यू के कारण देखो तो कितना आर प्लस ए, और दूसरा अगर माइनस क्यू के कारण देखो तो माइनस क्यू से दूरी कितनी है सिर्फ ए, तो ये लिख सकता हूं के क्यू आर प्लस ए माइनस के क्यू बटे ए। तो अपने को क्या पूछा है वीए माइनस वीपी, तो अगर वीए माइनस वीपी की बात करूं तो वीए माइनस वीपी को क्या लिख सकता हूं, वीए का वैल्यू के क्यू बाई ए प्लस माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए, और वीपी माइनस करना है तो माइनस के लिए ये तो हो गया के क्यू आर प्लस ए, और आगे माइनस है वो किसका हो जाएगा प्लस का के क्यू बटे ए। ठीक है, ये तो क्या अगर इसको मैं देखूं तो ये बन गया अपने पास 2 के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए, और ये भी किसका 2 टाइम्स के क्यू बाई आर प्लस ए, तो यहाँ पे 2 के क्यू कॉमन आ सकता है, ये कितना बच गया 1 बाई ए माइनस 1 बाई आर प्लस ए, इसको सोल्व करो, ये बन गया 2 के क्यू एलसीएम कितना ए और आर प्लस ए, ये वैल्यू होगी अपने पास आर प्लस ए माइनस कितना ए, तो ए से कैंसिल आउट, ये बन गया 2 के क्यू ए, तो 2 के क्यू आर बटे ए इंटू आर प्लस ए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने को विद्युत विभव दे रखा है V बराबर 343 बटे आर वोल्ट। ठीक है, तो अपने से एक स्थिति सदिश दे रखा है R इक्वल टू 3 IKF प्लस 2 JKF माइनस 6 KF के लिए अपने को किसकी गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की, यानी अपने को V दे रखा है और उससे मान किसका निकालना है E का। ठीक है, लेकिन उसको निकालना है 3 IKF प्लस 2 JKF प्लस माइनस 6 KF के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने E और V के अंदर बात करें तो E इक्वल टू क्या लिखा था माइनस का dV बटे dr। ठीक है, स्थिति से इसकी बात करेंगे अपने बाद में, तो अगर मैं E की बात करूं तो E इक्वल टू ये लिख सकता हूं dV बटे dr, तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा dV बटे dr, पहले फाइंड आउट करो dV बटे dr, बाद में आगे निशान किसका लगा देंगे माइनस का, तो dV बटे dr किसका V का, तो V का वैल्यू अपने पास कितना है 343 और बटे में कितना r, तो यहाँ पे 343 है, बोलते हैं कि नॉर्मल संख्या है वो किधर आ सकती है बाहर, तो dV बटे dr किसका 1 बटे r का, तो इसको ये लिख सकता हूँ 343 d बटे dr, अगर देखूं तो इसको ये लिख सकता हूँ क्या d बटे dr r की घात कितनी माइनस 1, ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो इसका अवकलन कर लो 343 d बटे dr r की घात माइनस 1 का क्या होगा x की घात n का अवकलन क्या होता है n गुना x की घात n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस 1, ये कितना हो गया माइनस का 343 r की घात कितनी माइनस 2, तो यहाँ पे अगर मैं E का वैल्यू देखूं तो E का वैल्यू हो गया 343 माइनस का वो भी R का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने उसने स्पेशल सदिश के लिए पूछा ये, तो स्पेशल सदिश के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र कैसे राशि है सदिश राशि, तो सदिश राशि के लिए मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी दिशा, इसको ये लिख सकता हूँ माइनस, अगर तो ये तो आया dV बटे dr, अगर E देखो तो E के आगे निशान किसका आना चाहिए माइनस का, तो पता है E बराबर ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, तो E का मान आ गया 343 बटे r का स्क्वायर। और अगर मैं ये कहूं भी E एक सदिश राशि है तो सदिश के लिए इसकी क्या देनी पड़ेगी दिशा, तो दिशा 343 से तो दे नहीं सकते, नॉर्मल संख्या है, दिशा किससे r से, और r के लिए किसी भी चीज को दिशा देने के लिए किससे गुणा करते हैं उसके इकाई सदिश, इसलिए किससे गुणा किया r कैप से, इसको ये लिख सकता हूँ 343 बटे r स्क्वायर, और आगे क्या लिख सकते हैं r सदिश बटे r का
परिमाण, तो ई का वैल्यू कितना है अपने पास 343 बटे आर की घात कितनी 3, क्योंकि आर के मापांक को आर की को लिख सकता हूँ गुणा में आर सदिश। आर सदिश का वैल्यू दे रखा है तो अपने को आर का परिमाण ही तो चाहिए, क्योंकि आर इस चीज को दर्शा रहा है। तो किसी भी सदिश का जो परिमाण है वो कैसे दर्शाते हैं, आई कैप के गुणज का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणज का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणज का स्क्वायर, यानी पहले तो आएगा किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में माइनस के 6 का स्क्वायर। तो अपने पास वैल्यू कितना है 9 प्लस कितना हो गया 4 और प्लस कितना 36। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो आर का वैल्यू कितना है अपने पास 49। ठीक है, तो जिसके आधार पे अपने ये कह सकते हैं आर का वैल्यू कितना आना चाहिए 7। इसका वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो आता है अगर ई देखूं तो ई अपने पास कितना 343 बटे 7 की घात कितनी 3 और गुणा में आर सदिश कितना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। तो यहाँ पे 7 की क्यूब से 343 किया, क्योंकि 7 की क्यूब कितनी होती है 343। तो ई सदिश का वैल्यू कितना आएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र में विभव का वैल्यू दे रखा है v बराबर v x y z तीनों का फलन है v बराबर 6x - 8xy - 8y और प्लस में 6y है। ठीक है, जहां पे v है वो तो वोल्ट में और x y z जो मान देते हैं वो किसमें है मीटर में। तो अपने को विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है कौन से बिंदु पे 1,1,1 पर। ठीक है, यानी मुझे e का वैल्यू फाइंड आउट करना है 1,1,1। तो अगर e और v के अंदर संबंध देखो तो e को लिखते हैं माइनस का dv बटे dr। ठीक है, लेकिन अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो e आएगा वो कैसे आएगा, e के लिए अपने को सदिश थी और सदिश अगर देखो तो e का वैल्यू v अगर देखो तो x y z तीनों पे निर्भर कर रहा है। तो कल हमने बात की थी अगर v का वैल्यू x y z तीनों पे निर्भर करता है तो वहां पे उसका अवकलन नहीं होता, वहां पे होता है उसका आंशिक अवकलन, यानी जिसके सापेक्ष अवकलन हो उसको स्थिर रखो, बाकी उसके अलावा सारे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल e अगर देखूं तो कुल e के लिए क्या आएगा माइनस का डेल v बटे डेल x और इसका क्या आएगा आई कैप, बाद में माइनस का डेल v बटे डेल y जे कैप माइनस का डेल v बटे डेल z। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कुल e के लिए क्या लिखूंगा e x आई कैप प्लस e y जे कैप और प्लस e z के कैप। तो अपने e x को क्या लिख सकता हूँ माइनस का डेल v बटे डेल x। ठीक है, e y को क्या लिख सकता हूँ माइनस का डेल v बटे डेल y और e z को क्या लिख सकता हूँ डेल v बटे डेल z। तो पहले फाइंड आउट करते हैं अपने डेल v बटे डेल x, निशान माइनस का बाद में लगा देंगे। तो डेल बटे डेल x किसका करना है v का, तो v का वैल्यू कितना है 6x - 8xy - 8y प्लस 6yz। ठीक है, तो अगर इसके अंदर रखूं तो बीच में निशान प्लस माइनस के निशान को क्या कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ भी ये लिख सकता हूँ डेल बटे डेल x किसका 6x का, डेल बटे डेल x किसका 8xy का, माइनस डेल बटे डेल x किसका 8y का और प्लस में डेल बटे डेल x किसका 6yz का। 6 क्या है नियत, ये आया डेल बटे डेल x किसका x का। यहाँ पे अगर मैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहा हूँ तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन के अलावा जो भी चीजें वो सारी किस केस में आएगी नियत में आएगी। तो इसमें x केवल अचर है, अगर y है तो वो भी किसमें आएगा नियत में। तो यहाँ पे बार आएगा 8y, क्योंकि यहाँ पे आंशिक अवकलन कर रहा हूँ। तो बच गया डेल बटे डेल x किसका x का माइनस 8y, तो 8 तो नियत है और y में क्या माना जाएगा नियत, तो नियत का अवकलन कितना 0 प्लस अगर मैं 6yz की बात करूं तो आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष x के, तो इसमें x है ही नहीं और x के अलावा जो भी चीजें वो सारी क्या मानी जाएगी नियत, और किसी भी नियत का अवकलन कितना होता है 0, तो इसका वैल्यू भी 0। तो अपने पास अगर x का अवकलन देखो कितना 1 माइनस 8y और x का अवकलन कितना 1, तो ये तो है डेल v बटे डेल x। लेकिन डेल v बटे डेल x के अंदर ये किसका फाइंड आउट करना है माइनस का, तो ex तो होना चाहिए माइनस का डेल v बटे डेल x। तो माइनस का वैल्यू रख दो, माइनस का वैल्यू रखूं तो ये हो गया 6 माइनस 8y, ये किसका हो गया प्लस का, तो ये माइनस और प्लस का 8y। ये जो ex है ex का वैल्यू अपने पास ये आ गया। इसी तरह किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ey का। तो अगर मैं बात करूं ey के लिए ey आना चाहिए माइनस का डेल v बटे डेल y। तो पहले फाइंड आउट करो डेल v बटे डेल y। तो डेल v बटे डेल y अगर मैं लिखूंगा तो पहले डेल v बटे डेल y के लिए सबसे पहले किसका अवकलन है 6x का, माइनस डेल बटे डेल y किसका 8xy का, माइनस डेल बटे डेल y किसका 8y का और प्लस में डेल बटे डेल y किसका 6yz
जेड का, तो एक्स है और अवकलन किसके सापेक्ष वाई, तो ये सारी चीजें किसमें है नियत में, तो कितना 0 माइनस वाई के सापेक्ष अवकलन है तो 8x किधर आएगा बाहर, डेल बटे डेल वाई किसका आएगा वाई का, माइनस वाई के सापेक्ष है तो 8 तो आ गया बाहर, डेल बटे डेल वाई किसका वाई का, प्लस में 6z बाहर आ सकता है क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष वाई, तो उसके अलावा जो भी चीजें वो किसमें आएगी स्थिर में, तो डेल बटे डेल वाई किसका 6z बाहर आएगा किसका वाई का, तो कितना बच गया माइनस का 8x क्योंकि वाई का अवकलन 1 और ये माइनस का 8 क्योंकि वाई का अवकलन 1 और प्लस का 6z। तो अगर मैं ई वाई की बात करूं तो ई वाई के लिए इसके आगे निशान किसका माइनस का, और माइनस का निशान रखते हैं इसके चिन्ह क्या होता है बदल जाएंगे, तो हो गया 8x प्लस 8 और माइनस का 6z। इसी तरह अगर मैं बात करूं ई जेड के लिए तो ई जेड के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा डेल बी बटे डेल जेड, तो पहले फाइंड आउट करो डेल बी बटे डेल जेड, डेल बी बटे डेल जेड का वैल्यू कितना आएगा, डेल बटे डेल जेड किसका 6x का, माइनस डेल बटे डेल जेड किसका 8xy का, और माइनस डेल बटे डेल जेड किसका आएगा 8y का, और प्लस में डेल बटे डेल जेड किसका आएगा 6yz का। तो इसका अवकलन कितना 0, इसका अवकलन भी कितना आएगा 0, इसका अवकलन भी 0 को मिल जाएगा, तो उसका अवकलन कितना आएगा 6y का आएगा और z का अवकलन कितना 1। तो यहाँ पे अगर ez की बात करूं तो ez कितना आएगा माइनस का 6y, तो अपने कुल e के लिए तीनों e का क्या रख दो वैल्यू रख दो, ठीक है। तो अगर मैं टोटल e के लिए बात करूं तो टोटल e के लिए क्या आएगा ex i k प्लस ey j k प्लस ez k k। तो अपने क्या करना है, इन तीनों का क्या रखना है वैल्यू रखना है। तो अगर इन तीनों का वैल्यू रखें अपने, तो तीनों के वैल्यू के लिए तीनों का अगर वैल्यू रखूं मैं तो कुल e के लिए आ गया ex का वैल्यू कितना है माइनस का 6 प्लस 8y और आगे क्या आएगा i के, ठीक है। बाहर में आएगा प्लस में ey का वैल्यू कितना है अपने पास, ey का वैल्यू है 8x प्लस 8 माइनस 6z, और इसका भी क्या आएगा jk, और लास्ट वर्ड जो है वो कितना है ez, जो किसका है माइनस का 6yk। तो अपने को कौन से बिंदु के लिए फाइंड आउट करना है 1,1,1, तो तीनों वैल्यू रख दो, तो माइनस का 6 प्लस 8 इंटू वाई की तरफ भी बनाएगा और ये आई के, प्लस में 8x की तरफ भी बनाएगा, माइनस 6z की तरफ कितना 1 और ये किसमें j के, माइनस 6y की तरफ कितना 1 और ये क्या आया k के। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास प्लस का 2i के, ठीक है, और ये हो गया अपने पास प्लस का 10j के, और लास्ट वाला माइनस का 6 के। तो अपने से पूछा ई का परिमाण, तो ई के परिमाण के लिए क्या करेंगे आई के गुणज का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस में माइनस के 6 का स्क्वायर। तो अपने पास वैल्यू आ गया 4 प्लस 100 और प्लस में कितना 36, तो रूट का कितना 140, जो किसको बताता है ई के